हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस लेक्चर सीरीज़ में अभी हम कुछ वेक्टर एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं और उसमें आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड कह दो, स्केलर फंक्शन कह दो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में हमने बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। अगर आपको स्केलर फील्ड का आइडिया नहीं है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और हालांकि मैं थोड़ा बहुत स्केलर फील्ड के बारे में फिर भी बता देता हूँ। क्या होता है कि फील्ड का हमने लिया था कि कोई भी सपोज दैट हम कोई पर्टिकुलर रीजन लेते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के हर पॉइंट के ऊपर, है ना, हर पॉइंट के ऊपर हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब वैल्यू डिफाइन करने का मतलब मैग्नीट्यूड डिफाइन किया, मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन एसोसिएट हो तो वेक्टर फील्ड हो जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही बताएं तो क्या हो जाता है, स्केलर फील्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक रूम है, उस रूम के अंदर आपने हर पॉइंट के ऊपर आपने टेम्परेचर का एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन किया, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपने बता दिया। तब आप क्या कर सकते हो, वहां पे सपोज दैट ये कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर का वैल्यू सेम है। तब आप उन सभी पॉइंट्स को एक सरफेस से मिला सकते हो, ठीक है, एक सरफेस से मिला सकते हो। उस सरफेस को हम कहते हैं इक्वी स्केलर सरफेस, ठीक है। एक स्केलर फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, हम स्केलर फील्ड को एक सरफेस से ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कह सकते हो, है ना। और वेक्टर फील्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली थी। और आज हम ग्रेडियंट की बात करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। ध्यान रहे, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का निकलता है। वेक्टर फील्ड के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक तो डाइवर्जेंस है और एक कर्ल है। इनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम ग्रेडियंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता क्या है, हम क्यों ही पढ़ रहे हैं इसको, है ना, जरूरत क्या है। तो ध्यान से देखो, सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लो कि ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां मैं कोई एक बनाना चाहता हूं, एक पहाड़, ठीक है। एक मैंने क्या बनाया, एक पहाड़ बनाया। क्या बात समझ पा रहे हो, ये एक पहाड़ है ना, ये कुछ इस तरह से। उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हो ना। तो इसको हम सपोज दैट कह देंगे एक्स एक्सिस कह देंगे, इसको वाई एक्सिस कह देंगे और इसको हम कह देंगे जेड एक्सिस कह देंगे, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना इसको, एग्जाम्पल को। यहाँ से ग्रेडियंट उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है। मान लो कि किसी इंसान ने या किसी हेलीकॉप्टर ने आपको उठा के, जहां पे आप हो वहां से उठा के और यहां पे छोड़ दिया, ठीक है, यहां पे छोड़ दिया। अब बोल रहा है कि आप इस पहाड़ पे चढ़ाई करो, इस पहाड़ के ऊपर आप ऊपर चढ़ो, वो बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पहाड़ पे चढ़ना है। अब आप क्या करते हो, कदम बढ़ाओगे। अब मुद्दा ये है कि आप किसी भी पहाड़ पे पहली बार चढ़ रहे हो, आपको पता नहीं है, मतलब कह सकते हो कि कोई ऐसा इंसान, ये इंसान ऐसा इंसान है जिसको इस अर्थ का कोई मतलब ही नहीं है ना, अर्थ से मतलब अर्थ पे क्या होता है, किस तरह से होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए उसको ऐसा बोल दिया कि आप पहाड़ पे चढ़ो, है ना। तो उसके लिए जो फील्ड है, जो फंक्शन है, जिस फंक्शन में वो चेंज चाहता है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हाइट, है ना। तो हमारा फंक्शन फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, हाइट, हाइट हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, ये इंसान है, ये क्या करेगा, कुछ कदम चलेगा, ठीक है, कुछ कदम चलेगा। मान लो 5 कदम चलता है, तो 5 कदम वो इस डायरेक्शन में भी चल सकता है, 5 कदम वो इस डायरेक्शन में भी चल सकता है, 5 कदम वो इस डायरेक्शन में भी चल सकता है, इसमें भी चल सकता है, इसमें भी, किसी भी डायरेक्शन में 5 कदम चल सकता है, ठीक है। अब वो चाहता क्या है, उसका आफ्टर ऑल जो कहते हैं उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि उसकी हाइट में चेंज होना चाहिए। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, जो हाइट है, इस हाइट में वो चेंज चाहता है, ठीक है। लेकिन बात ये कि वो कम से कम मेहनत करके वो चेंज चाहता है,
कि मैं कम से कम तो कदम चलूं और ये जो फंक्शन है इसमें ज्यादा से ज्यादा चेंज आ जाए, ये चाहता है। ठीक है, क्या इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? कह दो हाँ है। ऑब्वियसली डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन में चलेगा तो हाइट में चेंज क्या हो जाएगा? कम से कम होगा। इस डायरेक्शन में चलेगा तो हाइट में चेंज और कम होगा। अगर वो सपोज दैट ऐसे चलता रहता है, या तो आप ऐसे घूमते रहो, पहाड़ के चारों ओर ऐसे घूमते रहो, ऐसे ऐसे घूमते रहो, ऐसे ऐसे, कोई चेंज होगा हाइट में? नहीं होगा। अगर वो थोड़ा सा ऐसे गया तो हाँ, हाइट में थोड़ा सा चेंज होगा। हालांकि चल वो 5 ही कदम रहा है, 5 ही कदम, यहां भी 5 कदम चल रहा है, हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां भी 5 कदम चल रहा है तो हाइट में कुछ चेंज हुआ। वैसे यहां पे 5 कदम चलेगा तो और ज्यादा चेंज होगा, 5 कदम यहां पे चलेगा तो और ज्यादा चेंज होगा। तो यहां पे एक हाइट मैटर करता है। ठीक है, अब बात है कि हाइट में, सॉरी नॉट हाइट में, ये जो 5 कदम चलना है, इस 5 कदम चलने को हम बोलेंगे dr वेक्टर। समझ पा रहे हो? dr वेक्टर। हमने एक छोटा सा वेक्टर भेजा है, यहां पे खड़े होके हमने एक छोटा सा वेक्टर भेजा है। इस वेक्टर को भेज के हम ये जो हाइट है z, ये जो हाइट है, जो हमारा फंक्शन है f ऑफ z, वो क्या होगा? z है ना। इस हाइट में चेंज क्या चाहता है? वो मैक्सिमम चाहता है। तो इसके लिए इस dr वेक्टर को भेजने का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या बताएगा? ग्रेडियंट वो वेक्टर बताएगा या वो डायरेक्शन बताएगा जिस डायरेक्शन में ये जो स्केलर फील्ड है, स्केलर जो फंक्शन है, हाइट जो है, इसमें चेंज क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो है वो ऑलवेज पॉइंट्स in a direction in which change in function is maximum। तो ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि ग्रेडियंट, पहली बात, एक तो वेक्टर है, ये ग्रेडियंट एक वेक्टर। देखो स्केलर फील्ड का हम ग्रेडियंट निकालेंगे, वो एक वेक्टर आएगा। ठीक है, तो वो वेक्टर हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिसमें इस फील्ड कह दो या इस फंक्शन कह दो, इस फंक्शन में चेंज क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, इस केस की बात करें तो यहां पे ये जो डायरेक्शन है, तो फिजिकली इस डायरेक्शन में अगर हम dr वेक्टर को भेजें तो इस हाइट में चेंज क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। हालांकि ये ग्रेडियंट का डायरेक्शन नहीं है, मैं बता देता हूं। ये फिजिकली है, लेकिन मैथमेटिकली ग्रेडियंट का डायरेक्शन ये होगा। समझ पा रहे हो? वही dr वेक्टर उतना यही है, यही dr वेक्टर यहाँ पे है। तो इस dr वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में भेजेंगे तो हाइट में चेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। हालांकि ये फिजिकल नहीं है ना, ये इस एग्जाम्पल के लिए फिजिकल नहीं है। बाकी ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेडियंट जो है वो हमेशा कोई एक सरफेस है, देखो स्केलर फील्ड को हम सरफेस से डिनोट करेंगे, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बात हम बाद में देखेंगे, अभी जो डेरिवेशन करेंगे उसमें देख लेंगे कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन के लिए उम्मीद है कि आपको ग्रेडियंट का मतलब तो समझ आ गया होगा। तो देखो डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने क्या मान लिया? हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया हमने। यहाँ पे सपोज दैट ये 3 एक्सिस है, इसको जो भी आपकी मर्जी है, इसको एक्स बोल दो, इसको वाई एक्सिस बोल दो, इसको जेड एक्सिस बोल दो। ठीक है, अब हम 2 सरफेस कंसीडर करेंगे, 2 सरफेस जो क्लोज सरफेस है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, इस रूम में आप हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर का वैल्यू डिफाइन करते हो। डिफाइन करने के बाद आप उन पॉइंट्स को मिला दो जिन पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये वो एक सरफेस आ गई जिस पे टेम्परेचर का वैल्यू सेम है। फिर ऊपर वाला एक और सरफेस आ गया जिस पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम 2 सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। एक तो हमने ये सरफेस मान लिया जिसको हमने बोल दिया S1 बोल दिया, और इस S1 के ऊपर, इस S1 सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर जो ये जो स्केलर फील्ड है, इसका वैल्यू कितना है? फाई है। कितना है? फाई है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा रेडियली, इससे रेडियली आउटवर्ड, है ना, थोड़ा सा ऊपर जाके हम एक छोटा सा सरफेस और कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा सरफेस और कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस सरफेस को हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया S2 सरफेस बोल दिया। अब बात है कि इस S2 सरफेस, देखो
ये सरफेस, इस सरफेस पे पोटेंशियल का कोई वैल्यू है, जो स्केलर फंक्शन है इसका कोई वैल्यू है। फिर दूसरा सरफेस है, इस पे स्केलर फील्ड का कोई वैल्यू है। अब इससे इस सरफेस के ऊपर फील्ड का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है, इस पे ज्यादा है ना। वो ज्यादा कितना मान लिया हमने, फाई प्लस सम डेल्टा फाई बोल दिया, है ना। थोड़ा सा डेल्टा फाई थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है बात, है ना। अभी तक हमने स्केलर फील्ड का वैल्यू डिफाइन किया, ठीक है। अब इस सरफेस S1 पर हम कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं, एक पॉइंट P मान लिया। इस पॉइंट P का ये जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा, R वेक्टर कह दिया हमने, है ना। वैसे ही सपोज दैट हम इस सरफेस के ऊपर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जिसको हमने बोल दिया Q पॉइंट बोल दिया, ठीक है, Q पॉइंट बोल दिया। इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा, इसको हम देखो चेंज कितना है, 5 प्लस डेल्टा 5 स्केलर फील्ड में, तो पोजीशन वेक्टर में भी हम इसी के अकॉर्डिंग कितना ले लेते हैं, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये हमने ले लिया। क्लियर है बात, आर प्लस डेल्टा आर ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ध्यान से सुनो, इतना काम हो गया ना, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, इस पे कोई एक पॉइंट P था, इसका हमने पोजीशन वेक्टर R माना। दूसरे सरफेस पे कोई दूसरा पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा मान लिया। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्या करेंगे। ये जो दो सरफेस है, ठीक है, ये जो दो सरफेस है, अब ये जो वेक्टर है dr वेक्टर है, ये dr वेक्टर हमने कैसे भेजा है, इस तरह से भेजा है। देखो ये जो दो सरफेस है, हमने dr वेक्टर इस तरह से भेजा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सरफेस S1 से परपेंडिकुलरली एक वेक्टर भेजूंगा S2 की तरफ, S2 के ऊपर, ठीक है। S1 से परपेंडिकुलरली एक वेक्टर भेजता हूं, ठीक है। वो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना बोल दिया, परपेंडिकुलरली पॉइंट ये होगा, है ना, जहां पे ये मिलेगा तो ये होगा। इसको हमने बोल दिया डेल्टा एन बोल दिया, कितना बोल दिया, डेल्टा एन। डेल्टा एन जो हमने वेक्टर भेजा है किस डायरेक्शन में है, वो है एन कैप की डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो, एन कैप। देखो ये सरफेस S1 था, ये दूसरा S2 था, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो एक ही होगी ना। देखो इसके परपेंडिकुलर भी डायरेक्शन ये है और इसके परपेंडिकुलर भी डायरेक्शन ये है, और इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, छोटा सा जो वेक्टर है, उसको हमने एन कैप बोल दिया, और एन कैप की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको हमने क्या बोल दिया, डेल्टा एन बोल दिया। ये जो P से, और इस पॉइंट को आप R कह दो, है ना, P से R की तरफ ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डेल्टा एन है। क्लियर है बात, हाँ। अब यहां से हम इसको मिला दें, है ना, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको आप अपनी मर्जी से थीटा कह सकते हो, है ना, थीटा कह सकते हो, फाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम हुआ। अगर डायग्राम समझ लिया तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है, आपका आधा काम हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे, बस एक चीज का ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, कि हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। किसका निकालना है, स्केलर फील्ड का निकालना है। और ग्रेडियंट काम क्या करेगा, या ग्रेडियंट क्या बताएगा, मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन में। तो हमें वो वेक्टर निकालना है, ग्रेडियंट एक वेक्टर होगा, वो वेक्टर निकालना है जो वेक्टर इन दोनों सरफेस में, है ना, इससे हम इस पे जाएं। समझ पा रहे हो, S1 से S2 के ऊपर जाएं तो कौन सी वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इस फाई में चेंज, ये जो स्केलर फील्ड है जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे, इस फाई में चेंज क्या है, मैक्सिमम आए। समझ पा रहे, इस फाई में चेंज क्या है, मैक्सिमम आए। हमें वो वेक्टर ढूंढना है, उस वेक्टर को हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई कह देंगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन वेक्टर्स का आप नाम लिख सकते हो। जैसे ही डेरिवेशन करोगे तो आप डिनोट कर दोगे कि OP वेक्टर जो है वो तो R वेक्टर है, और OQ वेक्टर जो है वो R प्लस डेल्टा R है, और वैसे ही ये जो PQ वेक्टर वो डेल्टा R वेक्टर हो जाएगा, है ना, ये आप लिख सकते हो। अब हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि हमें जिस चीज से मतलब क्या है, फाई में चेंज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन फाई, चेंज इन फाई, चेंज इन फाई किस डायरेक्शन में, PQ की डायरेक्शन में, ठीक है, इन डायरेक्शन PQ, नॉट PQ, PR की डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो कितना होगा, उसको हम डिनोट करेंगे किससे। देखो चेंज किस में देखना है, फाई में चेंज देखना है,
किस वेक्टर के अलोंग देखना है, डेल्टा एन के अलोंग देखना है ना। ये जो लाइन है वो कितनी है, डेल्टा एन है, तो क्या कहेंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन, यही होगा चेंज इन फाई इन डायरेक्शन पी आर, ठीक है। और यही देखो, यही क्या है, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन है ना, और इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, ठीक है। आगे क्या बात करेंगे कि चेंज इन फाई इन डायरेक्शन पी क्यू की डायरेक्शन में, फाई में चेंज, नॉट पी क्यू, हाँ ठीक है सही जा रहा है, पी क्यू की डायरेक्शन में चेंज कितना होगा, डेल्टा फाई अपॉन में कितना वेक्टर है, डेल्टा आर, कितना चले हम, डेल्टा आर चले, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो सरफेस S1 से S2 के ऊपर जा रहे हैं, किसके अलोंग जा रहे हैं, डेल्टा आर के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन फाई अलोंग दिस डेल्टा आर वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। अब हम कितना जा रहे हैं, डेल्टा आर जा रहे हैं, ये हमारा वो वेक्टर है जो डी आर वेक्टर हम जो बोल रहे थे, ये डेल्टा आर वेक्टर है। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां जाना है, डेल्टा आर जाना है। तो इसमें चेंज, किसमें चेंज, फाई में चेंज मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। फाई में चेंज मैक्सिमम कब होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए ये जो डेल्टा आर है, ये जो डेल्टा आर है इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा आर का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, सिंस इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इसको कह देंगे आर पी क्यू। अगर मैं क्या लगाऊं, कोस ऑफ थीटा लगाऊं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो बेस हो गया और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। बेस कितना है, डेल्टा एन है, हाइपोटेनस कितना है, डेल्टा आर है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन वैल्यू आ जाएगा डेल्टा, नो, ये इधर आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एन और नीचे आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ थीटा। तो ये जो डेल्टा आर का वैल्यू है वो यहां रख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, चेंज इन फाई, क्या बोलेंगे, चेंज इन फाई इन डायरेक्शन पी क्यू, वही चल रहा है हमारा, ठीक है। वो अगर निकालें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो चेंज इन फाई इन पी क्यू, है ना, वो कितना आएगा हमारे पास, देखो वो आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन में वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा एन, और कोस थीटा हमारे पास ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकाला हमने, फाई में चेंज, क्या निकाला हमने, फाई में चेंज कौन सी डायरेक्शन में, पीक्यू की डायरेक्शन में हमने ये फाई में चेंज निकाला है। अब हम क्या चाहते हैं कि फाई में चेंज मैक्सिमम कब हो। अब हमारे पास कुछ वेरिएबल आ गया, कोस थीटा हमारे पास वेरिएबल आ गया है ना, इसके कंधे पे रख के हम बंदूक चलाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, फाई में चेंज, तो चेंज इन फाई, और वो चेंज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम चेंज इन फाई इन डायरेक्शन पीक्यू। पीक्यू की डायरेक्शन मैक्सिमम चेंज कब होगा, जब कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, कितने पे हो सकता है, 0 डिग्री पे हो सकता है, ठीक है। तो ये चेंज क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इसको हम कह देंगे डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा आर, यही तो है, इससे नोट करते हैं, वो कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। कितना होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा एन, ठीक है। अब ये लाइन क्या कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये लाइन क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, कि फाई में चेंज किस डायरेक्शन में, पीक्यू की डायरेक्शन में, या फिर कह दो कि हम एक वेक्टर डेल्टा आर भेजते हैं, दो सरफेस हैं, यहां से हम एक वेक्टर डेल्टा आर भेजते हैं, तो उसके अंदर, उस डेल्टा आर के अलोंग फाई में चेंज मैक्सिमम कब होगा, फाई में चेंज मैक्सिमम कब होगा, जब हम डेल्टा एन के डायरेक्शन में जाए, या फिर एन कैप जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, जो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन में जाएं, तब हमारे इस फाई में चेंज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और यही तो हम ढूंढना चाह रहे थे कि फाई में चेंज चाहिए, है ना, फाई में चेंज चाहिए, वो कितना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो कौन सी डायरेक्शन होगी। तो वो डायरेक्शन हमें मिल गई है कि फाई में चेंज
हम डेल्टा आर भेज रहे हैं, वो डेल्टा आर किस डायरेक्शन में भेजें, ये कह रहा है कि डेल्टा एन के डायरेक्शन में भेज दो, तो फाई में चेंज क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। यही किसको बताएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई को बताएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई के मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ फाई वो क्या है, एक वेक्टर है, ये आप ध्यान रखें, ये एक वेक्टर है, तो इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। ठीक है, अब बात है कि अगर, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब क्या बात करेंगे कि ये जो डेल्टा आर जो वेक्टर भेज रहे हैं, है ना, ये वेक्टर हम, ये जो जहां डेल्टा लिया ना, डेल्टा का मतलब है चेंज। अब वो चेंज कितना भी हो सकता है, वो चेंज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ये जो डेल्टा आर वेक्टर लेना चाहते हो। अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें, क्या, अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें कि डेल्टा आर टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा आर, कि हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, है ना, ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा छोटा सा वेक्टर भेजेंगे, हम टेंड्स टू 0 वेक्टर भेजेंगे, तो ये जो स्केलर फील्ड है, ये जो दो सरफेस है, तो अब ये जो छोटा सा वेक्टर है, तो इससे एक ही सरफेस हो गया, दूसरा सरफेस हो गया, तो इससे इसमें जाएगा, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर पॉइंट करेगा। समझ पा रहे हो, अब ये पहले प्रॉब्लम में ये ऐसा था, समझ पा रहे हो, पहले प्रॉब्लम ये ऐसा था, अब ये प्रॉब्लम बहुत ऐसा हो चुका है। समझ पा रहे हो, यहाँ हमने क्या किया, डेल्टा आर टेंड्स टू 0 किया है, कि हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, हम थोड़ा सा छोटा सा, मतलब फाई में चेंज देखना चाहते हैं, है ना, और इस फाई में ये जो फाई है, इन दोनों सरफेस के ऊपर फाई में चेंज ज्यादा ना हो, है ना, और फिर भी हम मैक्सिमम चेंज में जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है ना। अगर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बस बात इतनी है कि ये डेल्टा आर का वैल्यू बड़ा है ना, डेल्टा आर का वैल्यू बड़ा है, अगर हम वो टेंड्स टू 0 करें, तो ये जो डेल्टा आर है वो छोटा सा वेक्टर होगा, उस छोटे से वेक्टर को हम डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई की जगह डी फाई हो जाएगा। तो ये जो डी फाई अपॉन में डी आर है मैक्सिमम, वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, डी फाई अपॉन में डी एन। समझ पा रहे हो, यहाँ हमने डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दिया, है ना, क्योंकि डेल्टा वो ज्यादा चेंज को डिनोट करता है, जहां पे जो डी है वो छोटे से चेंज, टेंड्स टू 0 वाले चेंज को डिनोट करता है ना। हाँ, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यही किसके बराबर है, ग्रेडियंट ऑफ फाई के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, कि ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, डी फाई अपॉन डी एन के बराबर है, कह दो हाँ। क्या हम दोनों को डी आर से, समझ पा रहे हो, डी आर से नहीं करेंगे, पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके बराबर, डी फाई अपॉन में डी एन डॉट एन कैप, है ना, हमने इसके साथ में क्या लगा दी, डायरेक्शन लगा दी, क्योंकि हमें पता है डी फाई अपॉन डी एन वो किस डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में, है ना, ये बात हमें पता है। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई, अब ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो इतनी बात हुई। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ डी आर से, डी आर वेक्टर जो उसके साथ हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट, देखो ये डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी फाई अपॉन वैल्यू आ गया डी एन इंटू एन कैप डॉट डी आर वेक्टर आ गया। एन कैप डॉट डी आर का वैल्यू क्या होगा, ये हमने कल की क्लास में बताया था, नॉट कल की, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, जब हमने क्या किया था, एक वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, हाँ, तो देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, डी आर वैक्टर का प्रोजेक्शन देखना है एन कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, या एन कैप का प्रोजेक्शन डी आर के डायरेक्शन में, बात तो एक ही है ना। तो हम क्या देखेंगे, डी आर वैक्टर का एन कैप की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देख लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए हम यहां से क्या डाल देंगे, टॉर्च डाल देंगे, है ना, टॉर्च से लाइट जैसे ही मतलब इसके ऊपर
इंसिडेंट होगी तो ये कितनी शेडो बनाएगा, ये इतनी शेडो बनाएगा, है ना। हमने प्रोजेक्शन डाला तो ये यहाँ पे इतनी शेडो बनाएगा, कितनी शेडो बनाएगा, PR शेडो बनाएगा, समझ पा रहे हो। या फिर सीधी सी बात है कि ये जो dr वेक्टर है, dr वेक्टर से n कैप के ऊपर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, जहां मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो उस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंस n कैप डॉट dr, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, dn हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dr वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, डी फाई अपॉन में dn इंटू में dn। तो dn से आप dn काट दोगे। एक मिनट भाई, हमारे पास इंक की थोड़ी सी कमी हो गई है ना, यहां से dn से dn काट देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी फाई आ जाएगा, है ना। या गुड टू गो। हाँ, तो हमारे पास ये वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे पास डी फाई आ जाएगा। क्लियर है बात। हाँ, तो डी फाई का वैल्यू कितना आ गया, डी फाई का वैल्यू कितना हो गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वैक्टर। देखो डॉट लगा है, वेक्टर डॉट वेक्टर, ये एक वेक्टर है ना, ये ध्यान रखेंगे। डी फाई का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, हमें तो ग्रेडियंट ऑफ फाई चाहिए, तो उसके लिए हम इस डी फाई को बताएंगे कि ये कितना है। तो डी फाई कितना होगा, चेंज इन फाई, चेंज इन फाई। यहां फाई में चेंज क्या एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, क्या वाई एक्सिस की हो रहा है, या जेड के, या फिर तीनों के। यहां देखो, आप एक्स में जाओगे तो भी फाई में चेंज होगा, वाई में जाओगे तो भी फाई में चेंज होगा, जेड में जाओगे तो भी चेंज होगा। तो ये जो डी फाई है, मतलब फाई में चेंज, वो तीनों के अलोंग होगा। जब तीनों के अलोंग होता है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, दो को कांस्टेंट रख के एक के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो इस डी फाई में चेंज क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, कि एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, इंटू में डी एक्स, प्लस में क्या आता है, डेल फाई अपॉन में डेल वाई इंटू डी वाई, प्लस में डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू में डी जेड। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, डी फाई का आ गया। क्या इस डी फाई को हम यहां रख दें, है ना, या फिर इसी डी फाई को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखने जा रहे हैं हम इसको, इसको हम दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर डॉट वेक्टर हो रहा है, वैसे ही इसको हम वेक्टर डॉट वेक्टर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू में आई कैप लगा दिया, प्लस में जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई, प्लस में के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ये आ गया पहला वेक्टर। डॉट हमने क्या लगा दिया, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, प्लस में वैल्यू आ जाएगा हमारे पास डी जेड के कैप, कह दो हाँ। अब देखो हमने क्या किया, पहला तो ये ए वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो अब देखो ये बी वेक्टर हो गया, तो इसका इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई कैप डॉट आई कैप तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, बाकी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ये डी फाई का वैल्यू आ गया। ये डी फाई का वैल्यू अगर हम इसके अंदर रख दें, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, जब अगर हम इसके अंदर रख दें तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, आई कैप डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, प्लस में जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई, प्लस में के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ठीक है, डॉट। अब देखो क्या इसको हम डी आर वैक्टर कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर वेक्टर है वो किस किस का फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड का, है ना। तो डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, यही होगा ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी आर वैक्टर कह सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ भी डी आर वैक्टर, यहाँ भी डी आर वैक्टर, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, प्लस में जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई, प्लस में के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ठीक है, और
इस ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल फाई से, नेबुला, डेल फाई। ये जो है इसको हम नेबुला भी कहते हैं, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, है ना, ये डेल ऑपरेटर है, डेल फाई। इसको हम कैसे बोलेंगे? ग्रेडियंट ऑफ फाई, है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट को लिखना चाहूँ, ये जो डेल वेक्टर वो क्या होगा? आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस में के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल वेक्टर, जिसको ऑपरेटर बोलते हैं, और ये हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, इसको हम ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं। अब बात सुनो, एक बहुत जरूरी चीज बताने जा रहे हैं। वो क्या है? आप टेक्स्ट बुक में देखते हो या फिर रेफरेंस बुक में देखते हो, क्या देखते हो कि एक चीज दी रखती है। ये तो हमारा टॉपिक तो हो चुका है ना, अब इसी के ऊपर आगे चर्चा है ना, बहुत जरूरी है। तो देखो, चर्चा क्या है कि टेक्स्ट बुक हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, उसके अंदर ये चीज लिखी जाती है कि अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो हम उसको एक किसी फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव, तो ई डॉट डी आर, इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा ना, कंजर्वेटिव क्लोज लूप के अंदर, है ना, इसका वैल्यू जीरो है। तब हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई की फॉर्म में लिख दो। फाई क्या है? आपका पोटेंशियल, है ना, इसके फॉर्म में लिख दो, तो वहां पे एक माइनस साइन दिया रहता है। वैसे अगर कोई भी फोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपका एक कंजर्व्ड फील्ड है ना, वो कंजर्व्ड है, तब हम उसको एक ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। इतनी बात गिवन रहती है। लेकिन बुक्स में ये बात नहीं बताई जाती कि चलो ग्रेडियंट ऑफ फाई की फॉर्म में लिख दिया, है ना, लेकिन यहां माइनस साइन क्यों लगा दिया इसने? वाई माइनस, ये माइनस क्यों लगा दिया इसने? माइनस क्यों लगा दिया? यहां इसको ई वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई क्यों नहीं लिखा? ये क्यों नहीं लिखा? ये क्यों नहीं लिखा? यहां माइनस क्यों लगाया? क्या सोच के लगाया? इसका जवाब देंगे। देखो इसका कैसे, ध्यान से सुनो। क्या है? कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनो, इसका जवाब दे रहे हैं, है ना। क्या है? कोई भी आपके पास एक चार्ज पार्टिकल, सपोज दैट ये आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने पहले वीडियो में या शायद दूसरे में बताया होगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। या फिर ये जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगाना चाहें तो वो कुछ इस तरह का लगता है ना, इस तरह का। यहाँ पे ये बड़ा वेक्टर, फिर ये छोटा, फिर ये और छोटा, फिर ये बड़ा वेक्टर, फिर ये छोटा, फिर ये और छोटा, ये बड़ा वेक्टर, ये छोटा और ये और छोटा, इस तरह से ये वेक्टर लगा देते हैं। क्या हम इन पॉइंट्स को मिला दें? ये पॉइंट्स मिला दिए, या फिर हम इन पॉइंट्स को मिला दिए, है ना। अब देखो, ये हमने चार्ज पार्टिकल लिए यहाँ पे, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सब पॉइंट को अगर हम मिला दें, क्या एक गोला बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। वैसे ही हम थोड़ा सा दूर जाएं, ये पहला वाला गोला बन गया, फिर हम थोड़ा सा दूर जाएं तो वो पॉइंट्स आएंगे, है ना, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो उन पॉइंट्स को मिला दिया। अब हमारे पास, हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, क्या थी कि हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू भी सेम है। क्यों? क्योंकि आप इनफाइनाइट से कोई एक चार्ज पार्टिकल लेके आओगे, है ना, और इस डिस्टेंस के ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल है, इस डिस्टेंस के ऊपर लेके आओगे, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, जो वर्क डन करना पड़ेगा डिवाइड बाय वो चार्ज, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, वो उसके बराबर होगा कि आप यहां पे ले आओ चाहे आप यहां पे ले आओ, वो बराबर होगा, है ना। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, सब पॉइंट्स को अगर मिला दें, तो वो जो स्फीयर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल स्फीयर कहते हैं या सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इतनी बात हुई, हमने दो गोले माने, एक तो ये माना है, फिर एक दूसरा ये माना है, एक और मान लेते हैं, तीसरा ये मान लिया। ठीक है, इस गोले पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, लेकिन अलग है किससे? अंदर वाले गोले से, और इसका अलग है अंदर वाले गोले से। ठीक है, किस पे पोटेंशियल का वैल्यू कम है? सबसे बाहर वाले पे पोटेंशियल का वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि उस पे वर्क डन कम करना पड़ रहा है एक्सटर्नल चार्ज को लाने के लिए। फिर अंदर वाले पे और कम, अंदर वाले पे और कम, तो हमारे पास सरफेस बन गया। एक ये सरफेस हो गया, दूसरा सरफेस हो गया, क्या ऐसी स्टोरी हो गई? एक ये सरफेस हो गया, है ना, फिर ये दूसरा सरफेस, फिर आगे एक और सरफेस। ठीक है, अब हम बीच वाले सरफेस पे चलते हैं।
बीच वाले सरफेस पे, ठीक है। क्या है, हमने क्या बोला कि स्केलर फील्ड, ये जो स्केलर फंक्शन है, इसके ऊपर हम एक वेक्टर लगा सकते हैं। वो वेक्टर किसको पॉइंट करेगा? मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन को, है ना। इस फाई में चेंज क्या हो? मैक्सिमम हो। अब ध्यान से देखो, ये मान लो ये वो गोला था, तो ये एक सरफेस था, है ना। इस सरफेस पर यहां पे चार्ज पार्टिकल हमने रखा, तो इस सरफेस पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। कौन सा वेक्टर? ग्रेडियंट का वेक्टर। तो वो वेक्टर एक तो ऐसे लग सकता है और एक ऐसे लग सकता है ना। सरफेस पे परपेंडिकुलर वेक्टर या तो ये लग सकता है या फिर ये लग सकता है। अब बात है हमें मैक्सिमम चेंज किस में मिलेगा, तो ध्यान से देखो, ये जो होगा, ये जो गोला, इस पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, इस पे कम है, इस पे कम है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस डायरेक्शन में जाएं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो वेक्टर होएगा वो किस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा? देखो, अगर यहां यहां वो वेक्टर लगाएं तो वो इस तरफ पॉइंट करेगा, यहां अगर वो वेक्टर लगाएं तो वो इस तरफ पॉइंट करेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो, बाहर वाले गोले से अगर अंदर वाले गोले पे जाएं तो पोटेंशियल में जो चेंज है वो क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर है बात? पोटेंशियल में चेंज क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। अब ये बताओ कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर जो हमने लगाया, क्या वो हमेशा इस चार्ज की तरफ है ना। अगर हम यहां पे लगाएं तो वो वेक्टर इस चार्ज की तरफ जा रहा है, यहां पे लगाएं तो वो वेक्टर इस चार्ज की तरफ, ग्रेडियंट वाला वेक्टर वो इस चार्ज की तरफ, है ना। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर की बात करें, जो हमने यहां पे लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। समझ पा रहे हो? वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहां पे भी बाहर की तरफ, यहां पे भी बाहर की तरफ। जबकि अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस पे ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो वेक्टर है, जो फाई में मैक्सिमम चेंज को पॉइंट करेगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इसलिए इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है। कह दो हाँ। ठीक है, इसलिए हमेशा यहाँ पे माइनस साइन आता है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऑफ फाई पॉइंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है, और बाकी ये कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए हम इसको ग्रेडियंट ऑफ फाई के फॉर्म में लिखते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे और कर्ल पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। क्लियर है बात? तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। Thank you.